असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की ये चौथी क्लास है और अब तक सिलेबस में हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डेटा का रिप्रेजेंटेशन पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर क्यों कहते हैं, ये सब हम इस क्लास में आज जानेंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। इसका पहला वर्ड है मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना या फिर नापना। सेंट्रल का मतलब केंद्र को, टेंडेंसी का मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी है, यानी सेंट्रल की प्रवृत्ति कैसी है। अब कैसे सेंट्रल की प्रवृत्ति की बात हम करते हैं, इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए। सपोज करिए कि एक क्लास है, इस क्लास में 50 बच्चे हैं। हमने 50 बच्चों का एक टेस्ट लिया और सबके स्कोर को नोट कर लिया। जो स्कोर है ये रा स्कोर है। रा स्कोर का मतलब हमने सबका स्कोर अलग अलग नोट किया है, कोई ग्रुपिंग अपनाई नहीं है, ना फ्रिक्वेंसी मेथड ना क्लास इंटरवल मेथड। अब एक आदमी बाहर से आता है इस कॉलेज का सर्वे करने, तो वो इन बच्चों के टेस्ट के स्कोर को देखकर आइडिया लगा सकता है कि कॉलेज में जो पढ़ाई का लेवल वो कैसा है। तो अगर वो सारे बच्चों का स्कोर देखेगा तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो इनकी सेंट्रल टेंडेंसी को देखता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब इस स्कोर का एवरेज कैलकुलेट करके जो भी आया वो बता दिया गया। मान लो 50 नंबर का टेस्ट था और एवरेज आया 35, तो वो आदमी सिर्फ इस वैल्यू को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकता है कि इन बच्चों का स्कोर 35 के आसपास है, एवरेज स्कोर। अगर किसी कॉलेज का एवरेज स्कोर 15 आता आउट ऑफ 50 नंबर के टेस्ट में सभी बच्चों का एवरेज 15 आया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉलेज में पढ़ाई का स्थिति अच्छी नहीं है, तभी इनका टोटल एवरेज 15 आया है। यानी सारे बच्चों के नंबर लगभग इसी के आसपास हैं, तभी ये एवरेज 15 आया है। अब ये एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है और ये कब कम और कब ज़्यादा हो जाता है, इसको हम सवाल के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए सेंट्रल की एक वैल्यू जिसकी मैंने बात की उसका नाम है मीन या फिर एवरेज। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम केंद्र के नेचर को या टेंडेंसी को कैसे नाप सकते हैं। तो इस सेंट्रल की टेंडेंसी को नापने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीक़ों का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक हमको डेटा दिया हुआ था और इस डेटा को हम हर वैल्यू को नहीं देखना चाहते थे, तो हमने इनका एवरेज लिया। इनका एवरेज मान लो ये वैल्यू आ गई जो बीच में हमने डार्क कर दी है। तो अब हम सिर्फ इस वैल्यू को देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये डेटा इसी वैल्यू के आसपास है, सिर्फ इस वैल्यू को। यानी मान लो 50 नंबर में 35 नंबर आए थे, तो हमको आइडिया लग गया था कि किसी का 40 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 32, किसी का 45। उसी तरीके से सेंट्रल की अगर एक वैल्यू हमने ले ली तो इसी सेंट्रल की वैल्यू के आसपास ही सारा डेटा होगा। और ये सेंट्रल की वैल्यू क्यों कही जाती है, क्योंकि ये बाकी सारे डेटा के मिड में रहती है। मिड का मतलब एग्जैक्टली मिड में नहीं, मिड का मतलब इससे बड़े भी कुछ लोग डेटा में होंगे और इससे छोटे भी कुछ लोग डेटा में होंगे, तभी ये एवरेज आया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो 2, 4 और 6 का अगर हम एवरेज निकालें तो लोअर वैल्यू 2 है, हायर वैल्यू 6 है। ज़रा इसको ऐड करो, 6 4 10 2 12, 3 वैल्यू थी, एवरेज निकाला तो कितना आया 4। तो जो एवरेज आया वो आपको मिड में, यहाँ एग्जैक्टली मिड में आया। अदरवाइज मीन जो होता है वो एग्जैक्टली मिड में नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो आपको ये तो दिख गया कि ये मिड में है। तो जब मिड में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल में है। और सेंट्रल में है तो हमने अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को मेज़र कर लिया। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आपको समझ में आया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, यानी हम कैसे सेंट्रल के नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर है कैलकुलेट करने का उसको हम मीन कहते हैं, और या फिर हम इसको एवरेज कहते हैं। हिंदी वाले इसको क्या कहते हैं, समांतर माध्य। या फिर इसका एक और नाम है औसत, या फिर सिंपली हम इसको माध्य भी कह सकते हैं। अब मीन होता क्या है हम ये जानेंगे और इसकी कैलकुलेशन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ फार्मूलों पे डील करेंगे। हाँ,
एक एक न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क में देंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हम बताएंगे। तो मीन को कैलकुलेट करने के कई फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला हम देखेंगे जब हमारा डेटा कैसा हो, रॉ डेटा हो। तो रॉ डेटा के केस में क्या होता है, हमारे पास वैल्यूज़ दी होती हैं, इसका कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिख लेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग, और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि सपोज कर लो हमने 50 बच्चों की हाइट पे एक स्टडी की, इनकी सबकी हमने हाइट निकाली। तो हाइट को लिख रहे हैं, यहाँ पर पहले बच्चे की लिखी, दूसरे बच्चे की लिखी, तीसरे बच्चे की। तो जब हम थ्योरी के साथ डील करते हैं तो हम नंबर्स नहीं लिखते हैं कि किसकी कितनी हाइट आई। थ्योरी के साथ डील करते समय हम हाइट को मान लेंगे x, पहले बच्चे की हाइट x1, दूसरे की x2, तीसरे की x3, इसी तरीके से 50 बच्चों की हाइट हो गई। अब इनको जोड़ने का मतलब क्या होता है कि हम इनके बीच में प्लस का सिंबल लगा दें तो सारे जुड़ जाएंगे। कहाँ तक, 50 तक। और टोटल ही कितने बच्चे थे, 50, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 50। 50 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को बार बार हम ऐसे लिखें, इससे तो अच्छा है कि हम एक सिंबल लगा दें। इस सिंबल का मतलब होता है जोड़ना, और हम इसको कहते हैं समेसन। अगर कहीं ये सिंबल है तो इसका मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना, एक्स आई को, जहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 50 तक। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 50, और यहाँ पर लिखा है एक्स आई। अब आई की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो इस एक्स आई को हम x1 बना देंगे, और समेसन कह रहा है जोड़ो तो प्लस का साइन लगाओ। आई की नेक्स्ट वैल्यू 2, तो इस एक्स आई को हम x2 बना देंगे। आई की नेक्स्ट वैल्यू 3, और इसी तरीके से हमको कहाँ तक जाना है, 50 तक। ये हो गया x50। अब समेसन एक्स आई के बाद हम इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो मीन का रॉ डेटा के लिए फार्मूला बना वो क्या बना, समेसन एक्स आई डिवाइडेड बाई n, जहाँ पर n क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, समेसन एक्स आई क्या बताता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं एम। एम का मतलब अर्थमेटिक मीन। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम इसको एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपका है सिस्टम, आप इससे आसानी से लिख सकते हैं कुछ भी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेजर हमने क्या पढ़ा, अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन को हमने रॉ डेटा पे कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के डेटा पे। जैसे आपको डेटा अगर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में हो, मान लो हमने x का मतलब 5 नंबर पाने वाले 3 बच्चे थे, 10 नंबर पाने वाले 10 बच्चे थे, 15 नंबर पाने वाले 2 बच्चे थे, और 20 नंबर पाने वाला 1 बच्चा था। इस तरह से हमने 5, 10, 15, 20 4 कैटेगरी डिवाइड की और इनकी फ्रिक्वेंसीज लिख दी। अब की बार हमको बताना है कि इन बच्चों का जो स्कोर था उसका मीन कितना आया है। तो मीन को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, लेकिन अब की बार हमको पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितने हैं, यानी टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं। तो 3 ये, 10 ये, 2 ये, 1 ये। तो टोटल बच्चों को जानने के लिए हमको इस फ्रीक्वेंसी को सम करना पड़ेगा। अब समेसन का मतलब आप जान चुके हैं, समेसन अगर f के आगे लगा तो इसका सीधा सा मतलब है f को सम करना। तो ज़रा सम कर लेते हैं। तो 2 1 3 3 6 10 16 16 आ गया सम। ओके, 16 सम आने के बाद अब हम ये देखेंगे कि इन 3 बच्चों के नंबर 5 आए थे, तो हम 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5, क्योंकि हमको क्या करना है, ऊपर हमको सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ना है। तो जब 3 बच्चों ने 5-5 नंबर लाए तो हम 5-5 को कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3। आगे जो 10 नंबर था उसको 10 बच्चों ने गेन किया, तो हम 10 को कितनी बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, तभी तो सारे ऑब्जर्वेशन जुड़ पाएंगे। या फिर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10। इसी तरीके से हम 15 × 2, 20 × 1। तो अब इसको लिखने का कोई और तरीका हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर पहला वाला x है और दूसरा वाला f है, तो हम इसको x और f में भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 50 क्यों ना हम इसके सर आगे समेसन 15 लगा इंटू दें, 2 आएगा। क्यों ना हम इसके आगे समेसन लगा दें। यानी अगर हम f को x से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के लिए तो समेसन यूज होता है, और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 16, तो हम इसको सिग्मा f से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया ग्रुप्ड केस में अर्थमेटिक मीन का। अब बताओ, क्या ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ सबको? अब हम एक और तरीके से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो। तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल हमारी है 0 से 10, 10 से 20, बस हम 3 क्लास का लेते हैं क्योंकि बस हमको समझना है। और हमको इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दी है 3, 5 और 2। हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर मीन। तो यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला चेंज नहीं होता है, वही रहता है जो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा। अब इसमें आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी तो हमको डायरेक्ट दिख रही है, लेकिन x क्या है। तो x को हम 0 से 10 में मिड वैल्यू लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि मिड वैल्यू क्यों लेते हैं। तो 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू 15 और 20 से 30 की वैल्यू 25। तो मिड वैल्यू लेने का कारण ये है कि यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करने में ये बताया जाता है कि 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर हैं। अब 0 से 10 के बीच में नंबर टोटल कितने हैं, 11 नंबर है। किसी के 0 हो सकते हैं, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, इस तरीके से 10 तक हो सकते हैं। तो हम अगर किसी का नंबर 3 माने, किसी का 4 माने, किसी का 10 माने तो एक तरह से बायस्डनेस हो जाएगी। तो इस बायस्डनेस से बचने के लिए हम सिंपली मिड वैल्यू को मान लेते हैं कि सारे बच्चों का नंबर यही है। और एक्चुअल में क्लास इंटरवल की ये भी एक सेंट्रल वैल्यू है। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को पढ़ रहे हैं तो ये भी तो क्लास इंटरवल की सेंट्रल वैल्यू है। हमने अगर आपसे कहा कि 0 से 10 के बीच में 50 बच्चे हैं तो हम इनकी सेंट्रल वैल्यू पे इसको फिक्स कर देंगे। अब किसी के कम भी होंगे, किसी के ज़्यादा भी होंगे। तो ज़्यादा होंगे तो मिड पे आ गया घट के, और कम होंगे तो मिड पे आ गया बढ़ के। तो इसलिए मिड वैल्यू को लेना क्लास इंटरवल के केस में ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये सवाल बिल्कुल पहले के जैसा बन गया। आपको फ्रीक्वेंसी दी है और x दिया है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप आसानी से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। तो कभी कभी आपने मीन को कैलकुलेट करते समय में वेटेड मीन का नाम सुना होगा। वेटेड मीन यानी भारित माध्य। भारित माध्य कुछ और नहीं होता बल्कि फ्रीक्वेंसी का ही फार्मूले पे थोड़ा सा चेंज किया जाता है। x की वैल्यू होती है और इसका एक वेटेज होता है। तो जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं वैसे ही वेटेज होता है। अब वेटेज और फ्रीक्वेंसी में इतना डिफरेंस है कि सिचुएशन बदलती है तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और सिचुएशन बदल जाती है तो हम उसको वेटेज कहते हैं। तो अब वेटेज कब कहते हैं, जरा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे हम ये कहें कि एक आदमी के महीने में कितना खर्चा वो कर रहा है, एक्सपेंडिचर का हमको एक एवरेज निकालना है एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का एवरेज निकालते समय हम ये देखेंगे कि वो खर्चा किस किस चीज़ों पे कर रहा है, कितना कितना कर रहा है। तो किस किस चीज़ों पे कर रहा है, वो तो कमोडिटीज़ हो गई यानी एक्स हो गया। कितना कितना कर रहा है वो हो गया वेटेड। अब जैसे हम पहला नंबर लिख लेते हैं फ्लोर, पल्सेस लिख लेते हैं दाल। तो पल्सेस पे अगर वो खर्चा कर रहा है महीने में 100 रुपीज़ पर केजी, तो ये उसका खर्चा हो गया पल्सेस का, दाल का। और वो कितनी दाल यूज़ कर रहा है, वो अकेला अगर एक पर्सन है तो एक महीने में 2 किलो दाल यूज़ कर रहा है। ठीक है, रेट को हम इग्नोर करेंगे, इस पे फोकस करेंगे कितना कंजम्पशन है। फिर हम राइस लिख लेते हैं। एक कमोडिटी हमने राइस ले ली, राइस का कुछ रेट होगा, रेट की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन राइस का कंजम्पशन उसका 10 केजी का था। ओके। इसके बाद हम एक क्वांटिटी और ले लेते हैं शुगर। शुगर का कंजम्पशन 1 केजी का है एक महीने का, और भी बहुत सारी क्वांटिटी। तो जब कभी भी हम उसके एक्सपेंडिचर का मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसका कुल खर्चा कितना हुआ। अब कुल खर्चा कैसे निकलेगा, जब हम केजी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो रेट है वो हमारा एक्स है, और जो केजी है वो हमारा वेटेज है। तो पल्सेस का वेटेज इतना है, राइस का वेटेज इतना है, शुगर का वेटेज इतना है।
या हम इसको फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं कि केजी यानी पल्सेस 2 बार आया, राइस 10 बार आया, शुगर 1 बार आया, ऐसे भी बोल सकते हैं समझने के लिए। अदरवाइज ये क्या कहलाता है, वेटेड। तो अब आपको वेटेड मीन का मतलब क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 रुपये में हमने क्या खरीदी, पल्सेस, कितनी, 2 kg, वेटेज 2 kg है। राइस की बात करते हैं, राइस हमने लिया 30 रुपये पर केजी, लेकिन कितना लिया, 10 kg। शुगर की बात करते हैं, शुगर हमने लिया 40 रुपये पर केजी, कितना लिया, 1 kg। इसी तरीके से और कमोडिटी। तो ये हमारे कमोडिटीज़ हो गई, ये उनका रेट हो गया यानी वैल्यू ऑफ एक्स, और ये उनका वेट कि हम किस पे कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, किसकी वेटेज हमारे लिए ज़्यादा है, किसकी हमारे लिए कम है। अब कोई अगर 10 किलो चीनी खरीद ले और 1 किलो चावल खरीद ले तो क्या काम चल पाएगा उसका? यानी वेटेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है कि किसको वेटेज ज़्यादा देना और किसको वेटेज कम देना है। तो बस वेटेज मीन के फार्मूले में क्या होता है, समेसन एफ की जगह पे डब्ल्यू आ जाता है और नीचे भी डब्ल्यू आ जाता है, क्योंकि ये एज अ फ्रीक्वेंसी वर्क करता है। तो जहाँ जहाँ एफ मिले उसको डब्ल्यू से रिप्लेस कर दो और फार्मूला बन गया वेटेड मीन का। सिंबल के लिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लगा देते हैं। तो वेटेड मीन सबको क्लियर हो गया। जैसे इस वेटेड वाले एग्जांपल को अगर हम लें तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ x लिख लेते हैं, x मतलब प्राइस, ओके, और एक तरफ हम लिख लेते हैं वेट। तो यहाँ पर हम किसका प्राइस कितना है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ये हम बना सकते हैं। जब हम एवरेज निकालेंगे x बार, तो x बार तो प्राइस में ही आएगा सारा का सारा। तो प्राइस को हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे केवल और केवल, ऊपर 2D में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये x हमारा प्राइस बताता है, मान लो उसके घर का खर्चा 300 रुपये पर मंथ आया, तो 300 पे इसको हमने मार्क कर दिया, मीन हो गया। तो मीन जो है वो सिंगल वैल्यू होती है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केवल लाइन पे होता है, ठीक है। और कल आपने मीडियन भी तो देखा था, मीडियन में अगर हम कुमुलेटिव बार उनको छोड़ दें तो मीन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो लाइन पे ही तो हुआ था। एक मीडियन क्लास बन गई थी और एक मीडियन बन गया था, तो मीडियन का रिप्रेजेंटेशन भी लाइन पर ही हुआ था। सिमिलरली मीन भी तो लाइन पे ही रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। ग्राफ पे अगर कोई चीज दिखानी है तो उसका एक्स और वाई जब दोनों डायमेंशन हो, जैसे मीडियन है तो मीडियन तो अपना मतलब 2 कर्व थे जहां उनका इंटरसेक्शन हुआ, अपन ने उस पॉइंट को बोला। लेकिन मीन में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब 2 डायमेंशन तो है नहीं वो, मतलब अपन 2 डायमेंशन पे कैसे दिखाएंगे मीन तो को। उसे 2 डायमेंशनल पे क्यों दिखाएंगे, मीन 1 डायमेंशनल है इसलिए लाइन पे दिखाएंगे। चलो मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, आप बताओ इसकी मीडियन कितनी है। मीडियन मिड वैल्यू को बोलते हैं। अब बताओ इसका प्लॉट हमने लाइन पे किया कि 2D में किया, हमने एक्स वाई प्लेन पे इसको प्लॉट किया कि सिर्फ लाइन पे प्लॉट किया, लाइन पे प्लॉट किया। तो मीडियन भी लाइन पे प्लॉट किया। आपके एक्स वाई प्लेन में जो मीडियन प्लॉट हुई थी वो केवल इस वाली लाइन पे प्लॉट हुई थी। बाकी इस पूरे ग्राफ में तो हमने एक्स और एफ का कंबाइंड चार्ट बनाया था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ना कि मीडियन का चार्ट बनाया था। मीडियन तो वहाँ पर भी लाइन पर ही आई थी, मीडियन भी 1D है। अब मीडियन में ये केस था कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने उसको बताया, जबकि मीन में हम उसको डायरेक्टली लाइन पर ही प्लॉट करेंगे, लाइन होगी, स्केल होगी, उसी पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इस स्केल पर हम वैल्यू लिख सकते हैं। मान लो एक बच्चा है जिसके 5 नंबर आए हैं, दूसरे बच्चे के 10 नंबर आए हैं, तीसरे के 15 आए हैं, चौथे के 20 आए हैं। हमने कहा इन चारों बच्चों का एवरेज क्या है, तो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है। इनको ऐड कर लो, 50 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 12.5, तो 12.5 यहाँ पे कहीं होगा, यानी ये हमारा हो गया मीन एक्स बार। तो मीन भी लाइन पे प्लॉट होता है, मीडियन भी लाइन पे ही प्लॉट होता है, दोनों लाइन पे ही प्लॉट होते हैं, ठीक है। बट मीडियन को जब हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करते हैं तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ 2D पे होता है और फिर हम उससे लाइन पर मीडियन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ओके सर, मतलब सर अगर ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि मीन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो वो मतलब नहीं होगा ना कि ग्राफ में नहीं दिखा सकते है तो नहीं, अगर ग्राफ लाइन है तो दिखा सकते हैं। और वैसे जब ग्राफ की बात की जाती है तो हमेशा एक्स और वाई प्लेन की बात की जाती है, और एक्स वाई प्लेन के ये हिस्से ही होते हैं। अगर हम लाइन एक्स को देखें, लाइन वाई को देखें, तो ये भी तो उस ग्राफ का हिस्सा ही है, यानी एक सिंगल लाइन भी तो उसी ग्राफ का हिस्सा है।
तो बिल्कुल मीन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट नॉट इन स्पेस, एक्स वाई स्पेस में नहीं, ओनली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। ओके सर। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन ओके आया सर। हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट भेजना, उसमें ऑप्शन देखने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन से आंसर को हम सही कहेंगे। ठीक है, नहीं सर क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं सर क्वेश्चन नहीं आया है एक्चुअली, ये मतलब मैं पूछ रही थी कि मे तो बी आ बिल्कुल आप जाए, ग्राफ ऐसा को कोई रिप्रेजेंट कर क्वेश्चन नहीं सकते था। हैं, बट 2D में नहीं, ओनली लाइन पर। ठीक है, जी। चलो और कोई डाउट किसी का? जी। मीन को कैलकुलेट करने के कुछ और तरीके होते हैं, वो तरीके हम कब अपनाते हैं, जब हमारा डेटा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उन मेथड्स के नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, हिंदी मीडियम वाले इसको कहते थे कल्पित माध्य विधि, पढ़ा होगा आपने, कल्पित माध्य विधि। और एक मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, इसको कहते हैं पग विचलन विधि। अब ये मीन को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, तरीके का मतलब जब कभी हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है, हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, तो हम इन दो मेथड्स का यूज करते हैं और इनकी मदद से भी हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ तो ही करेंगे। क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर लगता है कि ये दोनों मेथड बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम मीन के बाद मीडियन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको अगली क्लास में ये जानने को मिलेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर मीन जब हमने पढ़ लिया, तो मीन के बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको मीडियन पढ़ना पड़ा, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जब हमको मोड पढ़ना पड़ा, और मीडियन और मोड का रियल लाइफ यूज़ क्या है, आखिर ये नए सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर बनकर आए तो क्यों आए, इनकी क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में जानेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।